हेलो दोस्तों। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 24 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड 1 to 24 क्वेश्चन के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप वहां पर जाकर चेक करके देख सकते हैं। और वो प्लेलिस्ट जो है वो RRB NTPC साइंस करके होगा, ठीक है। तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं कि उसमें कितने वीडियोस हैं। लगभग 18 या 17 के आसपास वीडियोस हो चुके हैं। और रही बात कि ये इम्पोर्टेंट किस चीज़ के लिए है, तो ये इम्पोर्टेंट है जैसे इस समय देखा जाए तो इस समय RRB NTPC से रिलेटेड जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें साइंस का सेक्शन जो है ज़्यादा आता है। तो साइंस में ठीक ठाक क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग उसी को कवर कर रहे हैं। वैसे जितने भी एग्जाम हैं जैसे कि SSC CGL SSC CHSL SSC MTS SSC CPO, इन सभी में, या कोई भी स्टेट का एग्जाम है उत्तर प्रदेश में, EPSSC वाला हो गया, RARO हो गया, ठीक है, इन सब में भी ये आपको हेल्प करेगा। जहाँ जहाँ पर साइंस का सेक्शन आता है उसमें आपको ये हर जगह हेल्प मिलेगी। चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, शरीर में कुछ ऊतक जैसे कि पेशियां अन्य ऊतकों से अधिक सक्रिय होते हैं। ऐसे ऊतकों की कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग अपेक्षाकृत अधिक और बड़े होने चाहिए। ऑप्शन से क्या है, तो ऑप्शन है केंद्रक, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए थोड़े से हम देख लेते हैं इसके बारे में। कुछ लिखा गया है, ऐसे ऊतकों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक और आकार बड़ा होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और सक्रिय ऊतकों जैसे पेशियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सक्रिय मतलब एक्टिव। इसलिए इन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या और आकार बड़े होते हैं ताकि वे शरीर की सक्रियता के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन कर सकें। कहने का मतलब ये है कि भाई आपकी बॉडी अगर एक्टिव रहेगी, बॉडी एक्टिव है तो एनर्जी ज़्यादा जरूरत। भाई मान लीजिए कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो समय एक्टिव है, तो बॉडी के सभी पार्ट लगभग एक्टिव होते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी ज़्यादा जनरेट करते हैं, ठीक है। वही चीज़ इसमें कह रहा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका के लिए ऊर्जा का उत्पादन करता है। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक अर्ध स्वायत्त अंगक होता है। अर्ध स्वायत्त अंगक का मतलब तरीके से कह लो कि ये अंगक का मतलब होता है ऑर्गेनलीज, ठीक है। तो ये एक यानी माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनलीज है, सॉरी सेल ऑर्गेनली है। और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनली होते हैं जैसे कि राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, ये सब के सब सेल ऑर्गेनली है। जो सेल के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इसी में ये क्या होते हैं, सब स्टैंडर्ड होते हैं मतलब धसे होते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है। तो कोशिका में जो कोशिका के या बॉडी के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उसको पूरा करता है। किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। ऊर्जा को किस फॉर्म में जनरेट करता है, ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ऊर्जा को जनरेट करता है। अच्छा प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या होता है कि देखो खाना जब हम खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स चले जाते हैं कहाँ पर, या कह लो ग्लूकोज चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, तो वो चले जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में देखो ब्लड के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया पहुंच जाते हैं, पहले सेल, सेल से माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि सेल के अंदर रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ब्लड के ही थ्रू ऑक्सीजन पहुंचता है। जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलते हैं तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन जला देता है और जलाने के बाद ATP एनर्जी जनरेट होती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और साथ में वाटर भी बनता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है, क्योंकि हम ब्रीथिंग यानी ऑक्सीजन ले जा रहे हैं, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ये रिएक्शन हो रहा है, और एक कभी कभी होती है ऑक्सीजन की कमी में भी ये रिएक्शन हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो हम उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, और जब ऑक्सीजन के एब्सेंट में यानी अनुपस्थिति में होता है तो हम उसको कहते हैं एनएनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में 36 ATP एनर्जी जनरेट होती है और अनएनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। चलिए थोड़े से और देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की अगर बात करें तो देखो इसमें अगर इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 2 इसमें तो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है।
चलिए भीतरी मेम्ब्रेन के बारे में देख लेते हैं। तो भीतरी मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से होता है। ये इनर है, इसके चारों तरफ एक और मेम्ब्रेन होता है कुछ इस तरीके से। अरे जस्ट इसको चारों तरफ से इस तरीके से घेर दे, इस तरीके से इसके चारों तरफ एक क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम चारों तरफ से कवर कर दे तो यहाँ पर बन जाएगा आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के जो अंदर वाले पार्ट है उसको हम क्रेस्टे बोलते हैं, यानी क्रस्ट या क्रेस्टे, यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा होगा, कहीं नहीं, यहाँ क्रिस्टे बोलते हैं, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा क्रिस्टे, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं क्रिस्टे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर और क्या कह रहा है। अब मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो इस मैट्रिक्स में क्या क्या होते हैं। मैट्रिक्स की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का द्रव भाग, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का द्रव भाग जो है, जिसमें क्या क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, राइबोसोम होते हैं और विभिन्न एंजाइम्स पाए जाते हैं। मैट्रिक्स में वे एंजाइम होते हैं जो कोशिका श्वसन की प्रक्रिया में आवश्यक होते हैं। एंजाइम का काम ही क्या होता है, एंजाइम का काम होता है रिएक्शन को इंक्रीज कराना, डिक्रीज कराना। इसका मतलब एक तरीके से प्रोसेस को ट्रिगर करने का काम करते हैं, ठीक है। नहीं, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। तो देखो कुछ रिएक्शन कहते हैं एज अ कैटलिस्ट का काम करते हैं, कैटलिस्ट रिएक्शन को बढ़ाने या घटाने में काम करते हैं। एंजाइम भी लगभग इसी तरीके से है, वो भी ट्रिगर करते हैं रिएक्शंस को, ठीक। और भी, और नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अगर हम कार्य की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में देखो ऊर्जा का उत्पादन करना, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ये बात हम बता चुके हैं, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है भाई, सांस लेना, जो भी उससे रिलेटेड प्रोसेस है उसकी बात हो गई है। जैसे एक बार देख भी लेते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन में सहायक करता है, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन करता है। ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं कुछ में इसमें, और इसका सेल्फ क्या बोलते हैं, वो सेल्फ रिप्रोडक्शन, मतलब एक तरीके से ये खुद ही क्या करता है, खुद ही डिवाइड होकर ये अपनी संख्या बढ़ा लेता है, ठीक। इसके अंदर डीएनए होता है, खास बात ये भी याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, इसका खुद का डीएनए होता है। और ऐसा कौन सेल ऑर्गन है जिसके पास खुद का डीएनए होता है, तो वो है केंद्रक, यानी जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। आते हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं। केंद्रक, केंद्रक भी क्या है, ये भी एक कोशिका का एक महत्वपूर्ण, देखो केंद्रक कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। कोशिकांग का मतलब सेल ऑर्गेनली, ठीक है, जो कोशिका के कार्यों और संरचना को नियंत्रित करता है। यह कोशिका के भीतर स्थित होता है और उसकी गतिविधियों के प्रबंधन का जिम्मेदार है। मतलब एक तरीके से पूरे जो सेल का कंट्रोल की बात करते हैं तो पूरी तरीके से कौन कंट्रोल करता है, केंद्रक, ठीक है। इस वजह से उसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। केंद्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। क्या क्या संरचना, केंद्र कैसा होता है, गोल भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है। इसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है। केंद्रक झिल्ली की बात करें तो केंद्रक झिल्ली मतलब सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, ये पोर लाइक होता है, मतलब पोर की तरह बीच बीच में पोर होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है। गड्ढे नहीं मतलब छिद्र होते हैं, और ये क्या करते हैं, सिलेक्टेड चीजों को ही अंदर आने देते हैं और सिलेक्टेड चीजों को ही बाहर आने देते हैं। इस वजह से जब ये सिलेक्टिवली काम करते हैं तो इस वजह से मेम्ब्रेन को किस नाम से जानते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब कुछ कार्य देख लेते हैं, केंद्र के क्या क्या कार्य हैं। तो केंद्र कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। इसमें डीएनए पाया जाता है। देखो दो चीज मिला, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया मिला जिसके अंदर खुद का डीएनए होता है, और एक मिला केंद्र यानी न्यूक्लियस मिला जिसके अंदर खुद का क्या होता है, डीएनए पाया जाता है, ठीक है। अब ये डीएनए जो होता है ये क्या करता है, आनुवांशिक जानकारी को संयोजता है, ठीक है। जब वो सेल डिवीजन होता है तो उसमें ये कुछ परसेंट जैसे जीन क्या होते हैं, अगले जीन ट्रांसफर होते हैं, यानी जो है इनहेरिटेंस कैरेक्टर है वो आगे नेक्स्ट आने वाले जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो उसमें ये क्या करते हैं, कुछ परसेंट वहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ पर है, माइटोसिस है कि मियोसिस है, ठीक है। उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से, अगर माइटोसिस है तो उसमें पूरा पूरा एग्जैक्ट ट्रांसफर कर जाएगा, और मियोसिस है तो कुछ परसेंट ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। जैसे माइटोसिस कहेंगे, माइटोसिस कहाँ होता है, तो आपके शरीर में कहीं पर भी कट जाता है तो फिर उसी तरीके से स्किन, दूसरी स्किन निकल आती है। और मियोसिस में क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग होते हैं, यानी एनिमल के बच्चे जो होते हैं वो, उनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है, तो वहाँ पर क्या होता है, मियोसिस की बात होती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, न्यूक्लियोलस क्या होता है। तो केंद्रक के अंदर एक और संरचना होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। यह मुख्य रूप से राइबोसोमल आरएनए के निर्माण में मदद करता है, ठीक है। राइबोसोम के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, जो जिससे क्या होते हैं, राइबोसोम्स बनते हैं। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, आगे मैं इसके बारे में भी
लिख रखा हूँ, तो ठीक है, इसमें क्या है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, इस वजह से यहाँ इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल केंद्रक जो होता है वो कंट्रोल सेंटर का काम करता है, मतलब वो न्यूक्लियस जो है वो सेल को कंट्रोल करता है, इस वजह से ब्रेन ऑफ द सेल वगैरह भी इसके नाम से जानते हैं, ठीक है। केंद्रक कोशिका की गतिविधियों जैसे कि वृद्धि, विभाजन और प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। यह आनुवंशिक गुणसूत्रों के माध्यम से कोशिका के विकास और कार्यों की दिशा तय करता है, ठीक है। इस प्रकार केंद्रक कोशिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी अनुपस्थिति कोशिका के सामान्य कार्यों को प्रभावित कर सकती है, ठीक है। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, तो सेंट्रियोल्स के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। कोशिका के विभाजन, संरचना और गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कोशिका के सही कार्य और गुणसूत्रों के विभाजन में सहायक होते हैं, ठीक है। राइबोसोम, मैंने कहा आगे राइबोसोम के बारे में बात कर रहेंगे, तो कर लेते हैं राइबोसोम। राइबोसोम एक सूक्ष्म कोशिकीय संरचना है जो क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। ये कोशिका में सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो। प्रोकैरियोटिक मतलब पुराने जमाने का, ठीक है, पुराने जमाने का मतलब ऐसे सेल जिनके अंदर सेल ऑर्गेनली जो है वो डेवलप ना की हो, प्रॉपर तरीके से डेवलप ना हो, ठीक है। और ऐसे सेल जिनके अंदर सेल ऑर्गेनली प्रॉपर तरीके से डेवलप हो तो उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है। जैसे यूकैरियोटिक एग्जांपल है तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो आ जाएंगे। प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो कुछ बैक्टीरिया हैं और जैसे सिंगल सेल्ड एनिमल भी हैं, अमीबा पैरामीशियम के ले सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, राइबोसोम्स मुख्य रूप से दो भागों से बने होते हैं, बड़ी इकाई और छोटी इकाई। अब ये आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। राइबोसोम्स का मुख्य कार्य अमीनो अम्लों को जोड़कर प्रोटीन का निर्माण करना। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस की बात आई थी, तो प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, यानी प्रोटीन के सिंथेसिस यानी प्रोटीन के निर्माण में कौन हेल्प करता है, राइबोसोम्स। ये एमआरएनए का मतलब हो जाएगा मैसेंजर आरएनए से निर्देश प्राप्त करते हैं, और टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए की सहायता से अमीनो अम्लों को जोड़ते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स के अंदर दो अवस्थाएं पाए जाते हैं, कौन कौन से, तो मुक्त राइबोसोम्स और संलग्न राइबोसोम्स। मुक्त राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जब एंडोप्लाज्मिक, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, रफ क्यों कहा गया, कि उसमें जो डॉट डॉट के तरीके से थोड़ा सा क्या पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर पर डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से देखो, और इस स्ट्रक्चर को यहीं पर क्या बनता है, प्रोटीन का वो सॉरी यहीं पर, हाँ, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, यानी एक तरीके से इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं, ठीक है। यानी राइबोसोम्स के वजह से वो रफ दिखता है, और एक स्मूथ होता है उस पर नहीं होते हैं। तो ये कहाँ होते हैं, अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, यानी द्रव्य में होते, कोशिका द्रव्य में होते हैं। और एक होता है संलग्न राइबोसोम की बात करता है, सॉरी गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ये संलग्न राइबोसोम की बात कर रहा है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दूसरे वाले की मैंने बात किया था, ठीक है। तो ये संलग्न राइबोसोम्स होते हैं जो किस पर पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं, और ये काम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। और एक मुक्त रूप से राइबोसोम्स पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, वो साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं, दोनों साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, ठीक है। एक स्वतंत्र होते हैं और एक क्या होते हैं, एक चिपके होते हैं किस पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, तो इस वजह से उसका नाम पड़ गया है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और राइबोसोम्स है तो उसका मेन काम क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, यानी प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो राइबोसोम्स को प्रोटीन निर्माण संयंत्र के रूप में भी जाना जाता है। और इस प्रकार है, इस क्वेश्चन में देखो इतने ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।